नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग नागपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 29 अप्रैल 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी रेडी हो जाइए, वीडियो को बढ़िया से देखें, लास्ट तक देखें ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। और जो भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, व्हिच एमंग द बफर गियर असेंबली एब्जर्विंग द बफर इम्पैक्ट। तो आप लोग का बफर गियर असेंबली में कौन सा पार्ट से जो कि बफर इम्पैक्ट को एब्जर्व करता है, तो वो पार्ट हो जाएगा आप लोग का बफर स्प्रिंग। द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ। जो लोकोमोटिव का आप लोग का ट्रैक्टिव एफर्ट रहता है, ये आप लोग का इंडिविजुअल वैगन में जो ट्रांसमिट होगा, ये किसके माध्यम से होगा? ये आप लोग का जो ट्रांसमिट होगा ट्रैक्टिव एफर्ट लोको से इंडिविजुअल वैगन तक, ये आप लोग का ड्रॉ गियर के माध्यम से होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ। तो यहीं पर जो क्लेविस और क्लेविस पिन किस में रहता है? ये आप लोग का टीसी कपलिंग में रहता है, ट्रांजिशन कपलिंग में रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का जो टीसी कपलिंग, इसमें सीबीसी रहेगा, प्लस स्क्रू कपलिंग रहेगा, प्लस आप लोग का दो साइड बफर भी रहेगा। ये भी आप लोग याद रखिए। जैसे कि आप लोग का लोकोमोटिव में या आप लोग का जो जनरेटर कार रहेगा, पावर कार रहेगा, इसी में आप लोग का यूज होता है टीसी कपलिंग, जिसमें कि सीबीसी कपलिंग रहेगा, स्क्रू कपलिंग रहेगा, साइड बफर रहेगा। और इसी का ही आप लोग का टीसी कपलिंग में ही क्लेविस और क्लेविस पिन रहता है। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑफ ट्रेड ऑन बॉक्स वैगन इज। यहीं पर देखिए जो बॉक्स वैगन दिया है, जो कि आप लोग का वैक्यूम स्टॉक था, ये वैक्यूम स्टॉक था। तो इसी में आप लोग का जो स्टैंडर्ड डायमीटर पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डायमीटर आप लोग का 1000 mm। ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स वैगन ड्यूरिंग सर्विस। तो बॉक्स वैगन के लिए मिनिमम व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 860 mm 860 mm होता था। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन द ट्रेड ऑन द बीजी वैगन। तो बीजी वैगन के लिए, ब्रॉड गेज वैगन के लिए फ्लैट सरफेस पूछा है, जो कि 60 mm। इसी हिसाब से जो 50 mm है, ये आप लोग का लोकोमोटिव के लिए और कोच के लिए होता है। ये भी बार बार बताया जा रहा है, आप लोग बढ़िया से याद रख लीजिए एक बार। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल। तो धुरी का एकीकृत भाग क्या है? इंटीग्रेटेड पर्सन एक्सेल का ये जर्नल होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स ट्रेन। सीआर का कैपेसिटी पूछ रहा है गुड्स ट्रेन में, जो कि 6 लीटर है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, आप लोग का कोच हो या वैगन हो, दोनों में ही आप लोग का सीआर कैपेसिटी ये आप लोग का 6 लीटर होगा। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फ्रॉम फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो जब भी कार ड्राइवर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, 1 kg प्रेशर ड्रॉप करके ही इसको चेक किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। द डिरेलमेंट इज क्लासिफाइड एज डेज द डिरेलमेंट इज क्लासिफाइड एज डेज क्लास ऑफ एक्सीडेंट। तो जो डिरेलमेंट होता है, ये आप लोग का डी क्लास का एक्सीडेंट होता है। इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, ये डी क्लास में होगा। इसी हिसाब से ये जो क्लास होगा, ये जो कोलिजन होता है, जो टकराव होता है, हेड ऑन कोलिजन, साइड ऑन कोलिजन, ये आप लोग का कोलिजन ए कैटेगरी। इसी हिसाब से जो बी क्लास आप लोग का हो जाएगा,
बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास के लिए, सबके लिए आप लोग का ये क्लासिफिकेशन किया गया है। बी क्लास जो कि आप लोग का फायर इन ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन में जो आग लग जाता है, ये बी क्लास कैटेगराइज होगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो सी क्लास है ये हो जाएगा ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। नॉर्मली द HRE इज यूज टू डेश द डिरेल रोलिंग स्टॉक। तो हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट HRE का फुल फॉर्म होता है। ये क्या चीज़ के लिए ये आप लोग का यूज होता है? तो इसको जो डिरेल हो गया होता है उसको री रेल किया जाता है, फिर से रेल के ऊपर इसको लाया जाता है, इसीलिए आप लोग का HRE इक्विपमेंट यूज होता है, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट। तो ऑप्शन 66 देखिए, क्वेश्चन 66 में ऑप्शन ए हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ NDRF, NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कि आप लोग का ये कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, किसका अंडर में काम करता है? ये आप लोग का होम मिनिस्ट्री का अंडर में काम करता है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। और NDRF का जो स्थापना हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ये 19 जनवरी 2006 को फॉर्मेशन हुआ था NDRF का। डेश इज द साइट इंचार्ज टिल द अराइवल ऑफ एन ऑफिसर एट एक्सीडेंट साइट। तो आप लोग का जब भी रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक कि आप लोग का एक्सीडेंट साइट में कोई ऑफिसर ना पहुंचे, तब तक के लिए जो सीनियर मोस्ट जो कर्मचारी रहेंगे वही साइट का इंचार्ज होते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये देखिए, जो ट्रेन मैनेजर होंगे ये सीनियर मोस्ट होंगे, जो गार्ड साहब होंगे सीनियर मोस्ट होंगे, ये चारों ऑप्शन से तो यही हो जाएंगे साइट का, आप लोग का एक्सीडेंट साइट का इंचार्ज हो जाएंगे, जब तक के कोई ऑफिसर एक्सीडेंट प्लेस में ना पहुंचे। द फुल फॉर्म ऑफ HLC का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल ये कमेटी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। SLI स्टैंड्स फॉर, तो आप लोग का जो 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में आप लोग का SLI यूज होता है, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है सेप लोड इंडिकेटर। ये वर्ड तो यूज होता है 140 टन BD क्रेन के लिए, सेप लोड इंडिकेटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द परपोज ऑफ मेश ट्रक इन 140 टन BD क्रेन, तो आप लोग का जो मेश ट्रक 140 टन क्रेन में जो यूज होता है मेश ट्रक, इसका काम होता है, इसका जो क्रेन का जीप रहता है ये रेस्ट करता है वो आप लोग का मेश ट्रक के ऊपर। तो ये हो जाएगा जीप रेस्टिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDMA, तो NDMA का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका कि हेडक्वार्टर ये देखिए न्यू दिल्ली में होता है, जिसका कि नेतृत्व करते हैं PM साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। इसका जो नेतृत्व करते हैं, इनका हेडेड में, इनका नेतृत्व में ही आप लोग का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चलता है। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था NDMA का, ये फॉर्मेशन हुआ था 23 दिसंबर 2005 को। ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी आप लोग का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ 140 टन क्रेन्स इन इंडियन रेलवेज आर, तो इंडियन रेलवे में 140 टन जो ब्रेकडाउन क्रेन यूज होता है, जिसको कि जमालपुर वर्कशॉप में बनाया जाता है। तो ये आप लोग का गटवाल्ड एंड कवांस सेल्डन जो है, ये आप लोग का
140 टन ब्रेकडाउन क्रेन है जो कि इंडियन रेलवे में अभी यूज हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग सी के साथ चलिए। वुड, पेपर, प्लास्टिक आर क्लासिफाइड अंडर डेस। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथेस, इस सब से आप लोग का जो आग लगता है उसको कैटेगराइज ए किया गया है, क्लास ए फायर किया गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से क्लास जो बी फायर आप लोग का होता है, ये किस किस आप लोग का चीज़ से जो आग लगता है जिसको कि कैटेगराइज करते हैं बी क्लास फायर में। जैसे कि आप लोग का ज्वलनशील जो आप लोग का लिक्विड रहेगा, तो जैसे कि आप लोग का फ्लेमेबल लिक्विड रहेगा, जिसमें कि आप लोग का पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, आप लोग का इसके बाद पेंट्स आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा। ये सब चलते जो आग लगता है इसको हम लोग क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। इसी हिसाब से क्लास सी के अंतर्गत जो आता है, क्लास सी के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगेगा इसको कैटेगराइज किया गया है सी क्लास फायर में। इसी हिसाब से डी क्लास जो फायर होता है, ये दहनशील पदार्थ जो कम्बस्टिबल मेटल के चलते जो आग लगता है इसको कैटेगराइज डी किया गया है, क्लास डी किया गया है। जैसे कि मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब आप लोग का कम्बस्टिबल जो मेटल है, दहनशील पदार्थ है, इसके चलते जो आग लगता है इसको क्लास डी फायर के अंतर्गत रखा गया है। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। फर्स्ट 2 डिजिट इन पीएल नंबर रिप्रेजेंट, जो प्राइस लिस्ट नंबर रहता है इसमें पहला 2 संख्या किसको डिनोट करता है, ये ग्रुप नंबर को डिनोट करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का मेन ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप, उसके बाद आइटम का सीरियल नंबर, इसके बाद चेक डिजिट। तो पहला और दूसरा संख्या मेन ग्रुप को दर्शाएगा, तीसरा और चौथा सब ग्रुप को दर्शाएगा। इस हिसाब से आप लोग का 5, 6 और 7 जो डिजिट रहेगा ये आइटम का सीरियल नंबर को दर्शाएगा। इस हिसाब से 8वीं वाला से संख्या रहेगा ये चेक डिजिट होगा। ये आप लोग का पीएल नंबर के लिए ये क्लासिफिकेशन है, याद रखिए प्राइस लिस्ट नंबर के लिए। When the farms are selected and tender inquiry is sent to them, it is a case of। जब फर्मों का चयन किया जाता है और उन्हें निविदा पूछताछ भेजी जाती है तो वह देश का मामला होता है। तो ये आप लोग का किसका मामला होता है, ये आप लोग का लिमिटेड टेंडर का केस में होता है। तो फार्म को सिलेक्टेड किया जाता है, वही फार्म से ही मटेरियल प्रोक्यूरमेंट किया जाता है। तो ये होता है लिमिटेड टेंडर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। वाइड एमएसओपी मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 इंटेंडर बीइंग गिवन पावर ऑफ डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ आइटम विदाउट स्टोर रिक्विजिशन ऑफ वैल्यू इन आरएस। तो आप लोग का जो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 था, इसके माध्यम से मांग करता वो वस्तु की प्रत्यक्ष खरीद की राशि, खरीद की शक्ति दी जाती है बिना स्टोर की मांग के रुपये में मूल्य की। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का डायरेक्ट जो प्रोक्यूरमेंट करेंगे, डायरेक्ट आप लोग खरीदेंगे, तो इनको जो आप लोग का जो रिक्विजिशन जो वैल्यू होगा, कितना ये पावर दिया गया है, इंटेंडर को कितना पावर दिया गया है, इसमें जो पावर दिया गया है आप लोग विदाउट स्टोर रिक्विजिशन, स्टोर का बिना रिक्विजिशन से भी आप लोग कितना तक प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं आइटम। तो ये आप लोग का हो जाएगा लेस देन 15,000, 15,000 से नीचे तक आप लोग विदाउट स्टोर रिक्विजिशन से ये मटेरियल आप लोग प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव्स मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल का आप लोग का 4 प्रकार का एनालिसिस दे दिया गया है, जिसमें कि आप लोग का जो VED एनालिसिस है, इसमें आप लोग का जो सर्विस लेवल को आप लोग का जो आइटम जो खरीदेंगे आप लोग इसमें तो अटेंशन किस प्रकार का आइटम को अटेंशन ज़्यादा देंगे सर्विस लेवल को देखते हुए, तो ये हो जाएगा आप लोग का भेद एनालिसिस हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग का V पर हो जाता है वाइटल, E फॉर एसेंशियल और D फॉर डिजायरेबल होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। इसी हिसाब से इन्वेंट्री कंट्रोल का और भी जो भाग है, जैसे कि ABC है, तो ABC में हम लोग देखेंगे ये हो जाता है अल्वेज, B पर होता है बेटर, C पर कंट्रोल होता है, ये भी फुल फॉर्म आता है, याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो FSN एनालिसिस है, ये आप लोग का फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। इसी हिसाब से आप लोग का XYZ जो आप लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो इसमें भी आप लोग जान लीजिए ये आप लोग का जो XYZ है ये क्या है। तो यहीं पर आप लोग का X जो होता है ये आप लोग का लोएस्ट डिमांड आइटम होता है, लोएस्ट डिमांड आइटम। इसी हिसाब से Y जो होता है ये मॉडरेट डिमांड आइटम होता है, और Z जो आप लोग का रहेगा ये हाईएस्ट डिमांड आइटम होता है। इसका डिमांड जो होता है हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट डिमांड आइटम होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। चेक डिजिट इन PL नंबर इज प्लेस्ड एट डेस लोकेशन। तो चेक डिजिट अभी ही आप लोग का डिस्कस हो रहा था प्राइस लिस्ट नंबर के लिए, PL नंबर के लिए जो 8वां पोजीशन में रहेगा, 8वां वाला जो डिजिट रहेगा वही होता है चेक डिजिट। ऑप्शन B के साथ चलिए। विच वन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग। तो यहीं पर देखिए कौन सा प्रोसेस है जो आप लोग का टेंडरिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ओपन टेंडर ये भी एक टाइप का टेंडर है, लिमिटेड टेंडर भी आप लोग का है, सिंगल टेंडर भी एक टाइप ऑफ टेंडर है। तो यहीं पर नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। तो यहीं पर सभी ही आप लोग का एक टेंडर का प्रोसेस है, माध्यम है या टाइप्स है। तो यहीं पर सही ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन D हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। TOR इज द रेशो ऑफ। तो TOR यहीं पर जो है इसका फुल फॉर्म होता है टर्न ओवर रेशो होता है। TOR का फुल फॉर्म टर्न ओवर रेशो होता है। स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इसके किस किस का बीच में ये रेशो हो जाएगा, आप लोग का जो TOR रहता है ये बैलेंस और इशू के बीच में रेशो होता है। बैलेंस डिवाइडेड बाय आप लोग का इशू, या इसको बोल सकते हैं आप लोग का बैलेंस और इशू के बीच में ये रेशो होता है। TOR इज द रेशो ऑफ, टर्न ओवर रेशो इज द रेशो बिटवीन बैलेंस एंड इशू। तो यहीं पर देखिए आप लोग ऑप्शन B के साथ चलिए। इन ABC एनालिसिस व्हिच आइटम आर गिवन मोर अटेंशन फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ABC एनालिसिस में किस प्रकार का आइटम को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है। तो A कैटेगरी का आइटम को ही यहीं पर आप लोग का ज़्यादा यहीं पर अटेंशन दिया जाता है। तो यहीं पर भी थोड़ा डाटा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का पहले रखते हैं कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम। तो इसमें देखेंगे कैटेगरी देखेंगे ABC कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू जो होगा, कंजप्शन वैल्यू कितना है टोटल वैल्यू का, और आप लोग का टोटल जो आइटम होता है उसका कितना परसेंट ये टोटल आइटम रहेगा। तो A कैटेगरी वाला जो आप लोग का आइटम रहेगा इसका जो आप लोग का वैल्यू रहेगा टोटल वैल्यू का ये 70% वैल्यू होगा, और आइटम जो होगा ये 10%
टोटल आइटम का 10% रहेगा। इस हिसाब से कैटेगरी बी में, बी कैटेगरी के लिए 20%, टोटल वैल्यू का 20% वैल्यू होगा कंजप्शन वैल्यू, और इसमें आप लोग का 20%, आइटम भी 20%, टोटल का 20% रहेगा। सी कैटेगरी के लिए ये आप लोग का जो वैल्यू होगा ये कम होगा, 10% वैल्यू होगा कंजप्शन वैल्यू, इसका रेट जो होगा 10%, टोटल वैल्यू का 10% रहेगा वैल्यू। इसी हिसाब से इसका जो आप लोग का आइटम संख्या होगा ये आप लोग का टोटल आइटम का ये 70% होगा। ये भी बात आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इन व्हिच फर्म materials not required are returned to the nominated store depot as per store codes। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, जो आप लोग कौन सा आप लोग का जो फर्म संख्या है इसके माध्यम से आप लोग रिटर्न करते हैं, स्टोर को रिटर्न कर देते हैं। तो ये आप लोग का एडवाइस नोट पर रिटर्न स्टोर होता है, जिसको कि हम लोग DS8 नोट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं DS8 नोट, जो कि होता है एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी के साथ। चलिए, इसका जो फर्म संख्या होता है S1539। तो इसमें क्या किया जाता है, यही फर्म के माध्यम से, इसको DS8 नोट फर्म भी बोला जाता है। यही फर्म के माध्यम से मेटेरियल्स जो भी रिक्वायर्ड नहीं है इसको आप लोग का नॉमिनेटेड स्टोर को रिटर्न कर देंगे। बैटरी शुड बी इशूड विद डेस प्रिंसिपल। तो बैटरी जो यूज करते हैं इसको कौन सा प्रिंसिपल के माध्यम से यूज किया जाता है, तो जो भी बैटरी फास्ट हम लोग यूज करेंगे उसी हिसाब से उसको डिस्पोज भी पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का फास्ट इन फास्ट आउट प्रिंसिपल के माध्यम से यूज करते हैं बैटरी को, ऑप्शन सी के साथ। चलिए, ये जो FIFO होता है ये आप लोग का फास्ट इन फास्ट आउट होता है। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी बैटरी को हम लोग यूज करेंगे पहला, इसी हिसाब से इसका डिस्पोज भी पहले करेंगे। फर्म नंबर डेस इज यूज्ड फॉर रिक्विजिशन कम इशू नोट। तो रिक्विजिशन कम इशू नोट का फर्म संख्या कितना होता है, ये होगा आप लोग का S1313। ये आप लोग का फर्म जो होता है रिक्विजिशन कम इशू नोट स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है। इशू एंड रिक्रूटमेंट शुड शेड्यूल फॉर इम्प्रेस्ड स्टोर इज प्रिपेयर्ड इन द फर्म नंबर। तो आप लोग का इशू और जो रिक्रूटमेंट है यही शेड्यूल को आप लोग का इम्प्रेस स्टोर के लिए जो प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए जो फर्म संख्या होगा, इशू एंड रिक्रूटमेंट शेड्यूल फॉर इम्प्रेस स्टोर इज प्रिपेयर्ड इन फर्म संख्या, फर्म नंबर कितना में इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप लोग यूज करेंगे S1830, ऑप्शन सी के साथ। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSP। RSP का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जिसके लिए आप लोग का PH21 रिलेटेड होता है, प्लान हेड 21 RSP प्रोग्राम के लिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए। ISO सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोग का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, इसका सर्टिफिकेशन जो होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ISO 9001 2015 हो जाएगा। यही सर्टिफिकेशन करता है, ISO सर्टिफिकेशन करता है QMS के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं ISO 14001 2015 ये क्या चीज़ के लिए है, ये आप लोग का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये है आप लोग का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ISO 14001। इसी हिसाब से ISO जो 45001 जो है 2018, ये आप लोग का किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो ये आप लोग का जो OHNS होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये होता है आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ
एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 जो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और एक आप लोग का रह गया है ISO 50001 2018। तो ये आप लोग का क्या चीज़ के लिए, ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। तो ISO 14001 आप लोग का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 जो रहेगा ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और ISO 50001 जो है 2018 ये क्या हो जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। और आप लोग का जो क्वेश्चन था QMS जो था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ISO 9001। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करके रखें। ISO सर्टिफिकेशन फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहीं पर देखिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। अभी यहीं पर ही आप लोग का ये एक्सप्लेन किया गया था, तो आप लोग सही आंसर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 50001 2018। रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन ए रेलवे स्कूल इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर व्हिच लीव। तो रेलवे स्कूल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको कौन सा छुट्टी मिलता नहीं है, कौन सा अवकाश का हकदार नहीं है, तो ये हो जाएगा आप लोग का LHAP। रेलवे स्कूल में जो कर्मचारी काम करेंगे उनको LHAP नहीं मिलेगा, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ रेलवे सर्वेंट DNDA रूल्स डू स्पेसिफाई द पेनल्टीज। तो यहीं पर देखिए कौन सा रूल आप लोग का रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अफेयर रूल्स का आप लोग का पेनल्टी को स्पेसिफाई करता है, निर्दिष्ट करता है पेनल्टी सब। तो ये हो जाएगा आप लोग का रूल 6 है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच अथॉरिटी एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर DAR प्रोसीडिंग्स। तो DAR कार्रवाई के तहत एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की पेंशन में कटौती का आदेश देने का अधिकार किस प्राधिकरण को है। तो ये आप लोग का राष्ट्रपति जी को ही है, जो कि आप लोग का रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उनका पेंशन से कुछ भी कटौती के लिए ये जो आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं। DAS is competent to consider request to grant CGA in case of missing railway employee। तो यहीं पर CGA जान लीजिए, कंपनसोनिएट ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो होता है, मतलब अनुकंपा आधार पर जो नियुक्ति होता है, अनुकंपा मूलक जो नियुक्ति होता है, इसमें आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो कि CGA आप लोग ग्रांट करवा सकते हैं जबकि कोई रेलवे कर्मचारी मिसिंग हो जाए। तो यही केस के लिए जो आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे ये रहेंगे GM साहब, जनरल मैनेजर। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800, लेवल 1 ग्रेड पे 1800 में ग्रुप डी का नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, ये हो जाएंगे जूनियर स्केल अधिकारी, जूनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन इंडिया, तो RRB टोटल कितना है इंडिया में, ये 21 के संख्या में है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में CO और बी सीओड बाय द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर व्हिच आर्टिकल। भारत सरकार किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा कर सकती है। तो ये आप लोग का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा जिसके तहत आप लोग का भारत संघ के नाम पर मुकदमा आप लोग का किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 302 हो जाएगा। आर्टिकल 302 अनुच्छेद 302 302 के तहत भारत सरकार आर्टिकल 302 के तहत भारत संघ के नाम पर मुकदमा कर सकती है। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
हाउ मेनी सेक्शंस कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? तो जो आरटीआई एक्ट, इसमें टोटल जो आप लोग का सेक्शन जो कवर करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में टोटल सेक्शन जो कवर होगा ये हो जाएगा आप लोग का टोटल 12 सेक्शन कवर होगा। सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटेड बाय, तो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्ति कौन देते हैं? तो इनको देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which category of pass PTO facility admissible to ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेलवे एम्प्लॉई? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो गैजेटेड ऑफिसर रेलवे एम्प्लॉई हैं इनको पास PTO की कौन सा कैटेगरी का दिया जाएगा? ये फर्स्ट क्लास ए कैटेगरी होगा। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। सर्टिफिकेट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रमाण पत्र जो जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है तो किसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के ऊपर? तो ये आप लोग का जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो है इसको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये चलता है। उसके बाद आप लोग का म्यूनसिपल सर्टिफिकेट ये भी आप लोग का एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी में बपटिस्मल सर्टिफिकेट जो चर्च में आप लोग कोई भी चिल्ड्रन का नामकरण करते हुए दिया जाता है इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद जो आप लोग का हॉरोस्कोप है, जो राशिफल है, ये आप लोग का सर्टिफिकेट जो है इसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग का दिया जाएगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पूछ रहा है 10 मई 1963 को। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी इंग्लिश। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये देखिए आप लोग का तेलंगाना और बिहार में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो ये आर्टिकल 120 हो जाएगा, अनुच्छेद 120। तो जैसे कि इसके बारे में बोला गया, संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। तो अगर कोई मेंबर अगर आप लोग का हिंदी या इंग्लिश में आप लोग का एडिक्वेटली बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीच नहीं कर पा रहे हैं, भाषण नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कोई भी सदस्य, तो यही केस में उनको उनका मदर टंग में मातृभाषा में बोलने का अधिकार दिया जाए। यही 120 आप लोग का अनुच्छेद 120 बताता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बीजी खेर हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियम बेनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? संविधान के अनुसार जो आप लोग का संवैधानिक जो नियमों हैं, बेनियम हैं या आदेश हैं, इनका अनुवाद जो करता है ये विधि मंत्रालय करता है, लॉ मिनिस्ट्री करता है। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1973 में आप लोग का जो पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति इसका अध्यक्षता चेयरमैनशिप कौन किया था? इसमें जो चेयरमैन थे, अध्यक्षता किए थे श्री ललित नारायण मिश्रा जी। ऑप्शन बी के साथ चलिए। संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? तो आप लोग का जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, इसमें एक ऐसा भाषा है जो कि कोई किसी राज्य का ये राजभाषा भी है, जो कि यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, ये उर्दू हो जाएगा। तो उर्दू आप लोग का जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना,
जम्मू एंड कश्मीर, यही सब आप लोग का स्टेट का, राज्य का एक राजभाषा भी है उर्दू। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आप लोग का जो अनुच्छेद होगा जिसमें कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, ये 343, आर्टिकल 343 का 1, अनुच्छेद 343 1। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो भोजपुरी है, ये भोजपुरी जो भाषा है, ये लैंग्वेज है, आप लोग का 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर नागपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE/CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही कोई डिवीज़न का फिर से पेपर लेकर सॉल्व करके वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।